हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। साथियों, मैं यानी रुपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ पिछले 24 घंटे में जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे रिलेटेड फैक्ट जो कि आपकी परीक्षा से जुड़े हुए हैं। और परीक्षा में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसमें बहुत ही लाभदायक होंगे और यहीं से क्वेश्चन पिकअप किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर यह है कि डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर बने वीएसएस के नए अध्यक्ष। तो ये वीएसएस क्या है? वीएसएस इसरो का एक पार्ट है, यानी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सेंटर है उसी का एक पार्ट है ये भी। और साथियों, चलिए, तो ये आपके सामने जो डायग्राम है ये दिया हुआ है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन का। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएस के निदेशक के रूप में नए निदेशक ये बने हैं। और ये वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान विशेषज्ञ रहे हैं। इन्होंने ये पदभार संभाला केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो वीएसएस है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? ये आपका केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है वीएसएस। यह उपग्रह कार्यक्रमों के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों के क्षेत्र में कार्य करता है। डॉक्टर नायर ने वर्ष 1985 में वीएसएस में अपना कैरियर शुरू किया था। 1985 से ये जुड़े हुए हैं वीएसएस से और अब इनको इसका निदेशक बना दिया गया है। तो अपने कार्यकाल के दौरान नायर ने लॉन्च वाहन तंत्र, ध्वनि सुरक्षा प्रणालियों, पेलोड फेयरिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक केरल यूनिवर्सिटी से किया है। अपने अध्ययन को जारी रखते हुए एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमई आईआईएससी बेंगलोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी और आईआईएमटी से इसने चेन्नई से की है। तो ये डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर क्या बने हैं? ये बने हैं आपके वीएसएस के। वीएसएस क्या है? वीएसएस है इसरो का। इसरो क्या है? इसरो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। तो अनुसंधान केंद्र का एक पार्ट है वीएसएस विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, उसके ये निदेशक बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व दलहन दिवस या विश्व दाल दिवस या वर्ल्ड पल्सिस डे। अब क्या है वर्ल्ड पल्सिस डे? ये यूएनओ की तरफ से मनाया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका विश्व दलहन दिवस यानी दालों के बारे में है। तो पूरी दुनिया में हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी कब थी? 10 फरवरी कल थी, यानी 10 फरवरी को कौन सा महत्वपूर्ण दिन था? और इससे भी महत्वपूर्ण एक और है कि वर्ष 2016 को दालों के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह दिवस, देखो 10 फरवरी को तो क्या मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व दलहन वर्ष किसको घोषित किया गया था? दलहन वर्ष। तो दलहन वर्ष किसको घोषित किया गया था? दलहन वर्ष, दालों का वर्ष। दालों का वर्ष कौन सा था? तो दालों का वर्ष था जी 2016। 2016 को दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है नेक्स्ट कि ये 10 फरवरी से जो विश्व दाल दिवस या विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ? ये 10 फरवरी 2019 से यानी इसी गवर्नमेंट ने इसको प्रपोजल दिया था भारत सरकार के द्वारा और फिर विश्व स्तर पर इसको मनाया जाता है। और मैं पहले ही आपको बताया था कि दालों के महत्व को देखते हुए यूएनओ यूनाइटेड नेशन ने इसको, और इसका प्रस्ताव किसने दिया था? भारत ने दिया था, भारत की तरफ से। चलिए अब इसमें हम आगे समझेंगे कि दालों का महत्व क्या है। तो दालों का महत्व हमारी लाइफ में क्या है? दालों का महत्व ये है कि प्रोटीन की प्रचुर मात्रा वाली दालें पोषण से भरपूर होती है। इसमें वसा की मात्रा कम और घुलनशील फाइबर ज़्यादा होता है। यह कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कम करने के साथ मोटापा कम करने में अधिक सहायक है। विश्व में सबसे बड़ी आबादी के लोगों का प्रमुख भोजन है। सबसे ज़्यादा दालों का ग्रहण किया जाता है। दालों को शाकाहारी लोगों के लिए
यह एक प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में दालें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके कारण इसके संश्लेषित उर्वरकों के उपयोग में कमी आती है। यानी ये क्या होती है, जो दलहन होती है इसकी जड़ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को संग्रहित कर लेता है। इससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी कमी होती है। ठीक है, तो साथियों जो भी मैं आपको जितने भी फैक्ट्स बता रहा हूँ इससे संबंधित जो PDF है आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगी, और नहीं तो अलग से आप कमेंट में अपना नंबर लिख करके व्हाट्सएप नंबर तो उस पर सेंड कर दिया जाएगा। आप अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर कमेंट में छोड़ेंगे और आपके व्हाट्सएप नंबर पर यह PDF सेंड कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि 1000 वनडे खेलने वाली भारतीय टीम जो है, भारतीय क्रिकेट टीम 1000 ODI 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है। तो हाल ही में 6 फरवरी 2022 को, अभी जो 6 फरवरी गई है, भारतीय टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। भारत ने यह मैच रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। 1000वां मैच किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और तो ये मैच कहाँ हुआ? मैच हुआ जी इंडिया में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि पहले मोटेरा के नाम से भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस मैच में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने सबसे ज़्यादा एक दिवसीय मैच खेले हैं, उसने खेले हैं 958, और ऑस्ट्रेलिया के बाद 936 खेले पाकिस्तान ने। भारतीय टीम ने 1000 वनडे मैच में से अब तक 2 वनडे वर्ल्ड कप, 1 T20 वर्ल्ड कप जीतने के साथ कुल 519 मैच इन्होंने जीते हैं। 9 मैच टाई हुए हैं और 41 मैच बिना परिणाम के रहे हैं। इसमें वर्तमान जो क्रिकेट कोच है भारत के वे है राहुल द्रविड़, और वर्ष 1936 से भारत ने जो है ICC का सदस्य कब बना था? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका सदस्य कब बना था भारत बना था 1926 में। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। वर्तमान में ICC रैंक में भारत टेस्ट सीरीज में तीसरे और वनडे में चौथे और T20 में दूसरे नंबर पर है। ये आपके फैक्ट हो गए। अगर रैंकिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो रैंकिंग वाला हो जाएगा, भारत ICC का पूर्णकालिक सदस्य कब बना? 1926 में बना। कितने मैच? 1000 मैच। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया 958, तीसरे पर पाकिस्तान। कुल 2 वनडे वर्ल्ड कप जीते हैं 1983 का और 2011 का। एक T20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत ने जीता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? नेक्स्ट है आपका कि चीन और पाकिस्तान ने किए CPEC समझौते पर हस्ताक्षर। CPEC क्या है? ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक गलियारा है, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के साथ 4 फरवरी 2022 को $60 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के नए समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिए है। भारत लगातार इसका विरोध करता है। विरोध इसलिए करता है क्योंकि ये जो POK है यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ से होकर गुजरता है। अब इसको देख लीजिएगा आप भी थोड़ा। हाँ, ये मैप है आपका। तो ये मैप में कहाँ से स्टार्ट होता है? ये चाइना से स्टार्ट होता है। ये रहा, चाइना से स्टार्ट हो गया। तो चाइना से स्टार्ट हो गया, क्या होगा? चाइना से स्टार्ट होकर के ये देखो, ये और ये ऊपर ये इलाका कौन सा है? POK वाला इलाका है। POK वाला इलाका मैं फिर से आपको दिखा दूंगा। जो POK वाला इलाका है, ये वाला इलाका POK यहाँ से होकर गुजरता है। इसी वजह से भारत इसका विरोध करता है। और ये जो कराची का ग्वादर पोर्ट है, चाइना से होकर के कहाँ पर? चाइना से होकर के जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, तो ग्वादर पोर्ट तक ये जा रहा है, ये आर्थिक गलियारा। तो चलिए इसके बारे में अन्य फैक्ट पढ़ते हैं। क्या है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसको बोलते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बारे में, यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक संग्रह है। यह पूरे पाकिस्तान में निर्माणाधीन है, यानी पूरे पाकिस्तान के क्या उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका निर्माण हो रहा है। वर्ष 2013 में ये 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। वर्ष 2020 तक इसका मूल्य बढ़कर 62 मिलियन अमेरिकी डॉलर किया गया। यह परियोजना आधुनिक परिवहन नेटवर्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कई ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण करके पाकिस्तान को आवश्यक बुनियादी
ढांचे को तेजी से अपग्रेड करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती करने पर केंद्रित है और इसकी लंबाई है जी कुल मिलाकर के 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर लंबा है और यह मार्ग चीन के उत्तर पश्चिमी झिंजियान उइगर स्वायत्त क्षेत्र को पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने के लिए है। भारत ने शुरुआत से इसका विरोध किया। विरोध का कारण मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि विरोध का कारण है क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK यहाँ से होकर के जाता है। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था सब कुछ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है जी ये, PM मोदी ने किया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण। PM मोदी ने किया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण। इसका महत्व भी है हिंदू धर्म के लिए। चलिए देखते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामानुजाचार्य ने, संत रामानुज ने, जिनको रामानुजाचार्य के नाम से जाना जाता है, की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समर्पित की। इसकी प्रतिमा का परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नाजियार स्वामी द्वारा की गई थी और ये 12 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह जो कि भक्ति संत की चल रही 1000वीं जयंती, रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा 12 दिवसीय समारोह चल रहा है ये हैदराबाद के अंदर के एक हिस्से के रूप में प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के अवसर पर संत के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं पर एक 3D प्रस्तुति भी दिखाई जाएगी। तो इसमें 2-3 फैक्ट आए निकल करके। एक तो ये है कि ये संत रामानुज की 1000वीं जयंती पर मनाया गया। संत रामानुज कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। और ये कहाँ पे बनाया गया है? ये हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे ये मूर्ति लगाई गई है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, और ये हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर? हैदराबाद। लो मैं लिख दूँ। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कि हैदराबाद है और ये 216 फीट की है। 216 फीट इसकी ऊंचाई होगी। ये है जी। चलिए, ये था स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इस मूर्ति के बारे में कुछ और फैक्ट हैं, ये देख लीजिएगा। और फैक्ट क्या क्या है? यह प्रतिमा पंचलोहा से बनी हुई है। पंचलोहा मतलब इसमें 5 धातु है, जिसमें कि क्या है कि इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, इसका संयोजन है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, निम्न में से कौन सी धातु है? 4 ऑप्शन देगा, एक इनमें से रख देगा। यह कौन सी नहीं है? यह दे दिया सोना, चांदी, तांबा और क्या दे दिया? कांसा दे दिया। तो क्या होगा? कांसा नहीं है। तो ऊंचाई के मामले में यह प्रतिमा विश्व में बैठने की मुद्रा वाली धातु मूर्तियों में से एक है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था, मैंने अभी आपको दिखाया था ये कि भाई ये क्या है। तो इसमें क्या है? संत रामानुज जो है बैठे हैं। जैसे सरदार पटेल की मूर्ति जो लगी थी वो खड़ी मुद्रा में लगी। शिवाजी वाली मूर्ति लगी, उसमें वो घोड़े पे बैठे हैं। इसमें क्या है? संत रामानुज जो है वो बैठे हुए हैं, यानी बैठने वाली मुद्रा में। जो दुनिया में चुनिंदा मूर्ति इस प्रकार से स्टेचू है, तो उनमें से ये एक है। चलिए, तो कई सारे फैक्ट तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप देख कर ही क्लियर कर लोगे। अच्छा, नेक्स्ट है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। 216 फीट में 54 फीट का तो बेस है इसका। और इसमें बेस को क्या कहा जाता है? जिसको कहा भद्रवेदी। इसके बेस जो इसका आधार है उसको क्या कहा गया? भद्रवेदी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रतिमा का बेस बिल्डिंग में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय है। जो इसका बेस है, जहाँ पे इनको बैठा हुआ दिखाया गया है, उस बेस में ही एक पुस्तकालय है और एक अनुसंधान केंद्र है जिसमें क्या है? जिसमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों, थिएटर एवं शैक्षिक गैलरी को समर्पित है। ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, इसमें क्या है। नेक्स्ट है जी आपका इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक। इंडिगो के, अब इंडिगो है क्या? इंडिगो एक फ्लाइट है, एक जो है विमान सेवा है। इंडिगो एयरलाइन है, ये समझ लीजिएगा।
कि क्या है इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, कि हाल ही में कम लागत वाली भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने राहुल भाटिया को कंपनी का प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया। तो राहुल भाटिया का नाम आपको याद रखना है। राहुल भाटिया इंडिगो के एमडी प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर। राहुल भाटिया कंपनी के सह संस्थापक एवं प्रमोटर है। इसके इन्होंने ये कंपनी बनाई थी अन्य लोगों के साथ मिलकर के, और ये इन्होंने इसको प्रमोट किया था। वे इंडिगो के पहले एमडी है, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई एमडी नहीं था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में, यानी निदेशक मंडल क्या होगा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी बैठक के दौरान सभी की सहमति से प्रबंध निदेशक के रूप में राहुल भाटिया को नियुक्ति दी, जो शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन होगी। और इसकी स्थापना की गई थी। इंडिगो की स्थापना कब की गई थी? इंडिगो की स्थापना की गई वर्ष 2005 में। मुख्यालय इसका इंडिगो का कहाँ है? गुरुग्राम है, गुरुग्राम हरियाणा। तो निदेशक कौन हो गए? निदेशक हो गए राहुल भाटिया। और स्थापना 2005, मुख्यालय गुरुग्राम। रोनोजॉय दत्ता इंडिगो के सीईओ है। तो इसके इंडिगो के सीईओ कौन है? रोनोजॉय दत्ता, देख लीजिएगा, रोनोजॉय दत्ता। लगातार तिमाहियों की एक श्रृंखला में नुकसान दर्ज करने के बाद इंडिगो ने दिसंबर तिमाही के लिए 130 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के साथ वापसी की है। यानी लगातार जो है 3 तिमाही इनको नुकसान हुआ, उसके बाद में दिसंबर तिमाही में इनको 130 करोड़ रुपए का लाभ दर्शाया गया इस कंपनी को। चलिए नेक्स्ट है आपका यूजीसी के नए अध्यक्ष। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? यूजीसी के नए अध्यक्ष ये है जी, यूजीसी के नए अध्यक्ष, और इनका नाम है डीपी सिंह। कौन है? डीपी सिंह। तो यूजीसी के नए अध्यक्ष, तो हाल ही में भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को, है ना, एम जगदीश कुमार। अब एम जगदीश कुमार, इनका नाम क्या है? इनका नाम है एम जगदीश, ये है जी एम जगदीश। तो एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और यह नियुक्ति अगले 5 वर्षों या अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी का जो अध्यक्ष होता है वो उसकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 5 वर्षों के लिए या फिर 65 साल की आयु हो जा। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे एक क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा परीक्षा में, यह आया था कि जो वित्त मंत्री है उसका कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल, वित्त आयोग का कार्यकाल पूछा गया था। इस प्रकार से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, 5 वर्षों या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी आयु प्राप्त की गई हो। अब ये इसका पहले कौन था? पहले 7 दिसंबर 2021 से यूजीसी अध्यक्ष का पद खाली था, क्योंकि जो एम जगदीश कुमार से पहले थे, जो डीपी सिंह थे, डीपी सिंह एम जगदीश कुमार से पहले थे, इनकी 65 साल की आयु पूरी हो गई थी, इसलिए ये क्या हुए? रिटायर हो गए। इनके रिटायर होने के बाद में ये आ गया था। एम जगदीश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? एम जगदीश कुमार ये तेलंगाना के नलगोंडा के रहने वाले हैं। इन्होंने आईआईटी मद्रास से मास्टर डिग्री और पीएचडी की थी, और ये कंप्यूटर साइंस से भी है। वाटरलू विश्वविद्यालय में डायरेक्टर के बाद वहीं पर शोध कार्य इन्होंने पूरा किया था। 2016 से ये जेएनयू में कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है सोनाली सिंह को सीजीए नियुक्त किया गया। सोनाली सिंह, ये है जी सोनाली सिंह, आपकी सोनाली सिंह 1 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय में फाइनेंस मिनिस्टर के अधीन आते हैं। वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के तहत लेखा नियंत्रक सीजीए का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। इससे पहले दीपक दास कार्यरत थे, लेकिन वे 1 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। तो दीपक दास थे पहले, दीपक दास की जगह कौन आए? ये सोनाली सिंह आई। तो सोनाली सिंह क्या है? ये सोनाली सिंह भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय सिविल अकाउंट सर्विसेज जो होती है, तो भारतीय सिविल लेखा सेवा की 1987 बैच की अधिकारी है। अक्टूबर 2019 से अतिरिक्त लेखा नियंत्रक के रूप में कार्यरत है। इससे पहले सिंह ने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अब जो है इससे करंट अफेयर से जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी करेंगे जल्दी जल्दी।
इसमें है पहला ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। तो एक तो सीधा सीधा प्रश्न आपका ये बन जाता है कि इसकी फुल फॉर्म ही बता दो, ICRISAT की क्या है। ICRISAT की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। तो इसने अपनी वर्षगांठ मनाई है। कौन सी वर्षगांठ मनाई है ICRISAT ने? ये मनाई है आपकी अपनी 50वीं वर्षगांठ। और 50वीं वर्षगांठ में क्या स्पेशल था? ये है जी ICRISAT एक इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट है, किससे संबंधित है? ये है जी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च, फसलों की रिसर्च होती है, इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। चलिए, तो इस अवसर पर इसने कि कौन रहा वहाँ पे? इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पाटन चेरू हैदराबाद में, तो ये कहाँ पे है? सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो इसका कार्यालय है वो कहाँ है, इसका परिसर कहाँ है? तो पाटन चेरू हैदराबाद में। ठीक है, पाटन चेरू हैदराबाद में। इसका दौरा क्या था? पादप संरक्षण पर ICRISAT के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र व इसके रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट केंद्र का भी उद्घाटन किया। ये दोनों सुविधाएं एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका के छोटे किसानों को समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। ये दोनों सुविधाएं कौन कौन सी? एक तो यह है जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र पादप संरक्षण पर, और दूसरा है रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट केंद्र। ये हो गया रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट केंद्र, दूसरा है जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र। ये पादप संरक्षण पर दोनों चीजें हैं। और PM मोदी ने ICRISAT के विशेष रूप से डिजाइन किए गए लोगो का भी, लोगो यानी उसका एक चिन्ह होता है, लोगो का भी अनावरण किया और इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। ठीक है जी, जो पादप संरक्षण का ये केंद्र है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अभी नेक्स्ट है कि अंडर 19 विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहा? तो आंसर है जी भारत। तो भारत ये कहाँ खेला गया? एंटीगुआ, वेस्ट इंडीज में सर विवियन रिसर्च स्टेडियम में खेले गए अंडर 19 विश्व कप 2022 के फाइनल में भारत ने यश ढोल की कप्तानी में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अंडर 19 विश्व कप में 5वां खिताब नाम किया। तो कप्तान कौन थे? यश ढोल। और किसको हराया ये बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि जिसको हराया, तो कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। तो 5 खिताब कब कब? इससे पहले 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में, 2008 में विराट कोहली, 2012 में उन्मुक्त चांद और 2018 में पृथ्वी शॉ की कप्तानी में यह खिताब जीता था। ये इंडियन टीम है जी, ये आपकी इंडियन टीम है जिसने ये खिताब जीता। चलिए नेक्स्ट, किस गायक गायिका का सर्वाधिक गानों के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड बुक में दर्ज है? तो इनका अभी हाल ही में डेथ होगी, ये स्वर्ग सिधारगी और महान गायिका थी लता मंगेशकर। और दिनांक 28 सितंबर 1929 को इंदौर में, यानी आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ था। इंदौर की रहने वाली थी। 7 दशक लंबा इनका, यानी लगभग 70 साल तक इन्होंने जो है सिंगिंग के क्षेत्र में कार्य किया। 1942 में गायिका के रूप में अपना कैरियर आरंभ किया था और भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में इन्होंने लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए। 6 फरवरी को इस महान गायिका का 92 साल की आयु में निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में देश में दिव्यांगों के लिए शुरू की गई AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम है जी स्वराजबिलिटी। और इसमें इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। स्वराजबिलिटी किससे संबंधित है? दिव्यांगों के लिए जो जॉब प्लेटफॉर्म बनाया गया वो। तो ये मैं आपको इसीलिए ये इसका डायग्राम मैंने आपको चित्र दिया है कि किसके लिए है। स्वराजबिलिटी दिव्यांगों के लिए है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने स्वराजबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित जॉब पोर्टल है और किससे संबंधित है? यह नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों की प्रोफाइल का विश्लेषण करेगा। जो भी उपयुक्त उनमें कौशल होगा, जो उनमें स्किल होगी, उसके अनुसार उनको जॉब उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अफ्रीकी संघ शिखर
सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? अफ्रीकी देशों का एक संगठन है, उसका सम्मेलन हुआ है, शिखर सम्मेलन 2022 का। किस देश में मेजबानी की है? तो ये देश है आपका इथोपिया। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। इसकी राजधानी जरूर याद रखना, अदिस अबाबा। और ये कौन सा ये सम्मेलन हुआ? अभी ये सम्मेलन हुआ है आपका 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन इथोपिया के अदिस अबाबा, इसकी राजधानी में ही ये हुआ। और ये किससे संबंधित था? ये इसकी थीम थी सुरक्षा और महामारी को, जो कि पैंडेमिक बीमारी जो फैली हुई है उससे संबंधित है, सुरक्षा और महामारी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया? यह भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही है जी, इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क इन एमपी। ध्यान रखना। तो देश का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जबलपुर के लंबेटा गांव में बनेगा। कहाँ बनेगा? जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो भारतीय खनन मंत्रालय के तहत, और कौन सा मंत्रालय इसको प्रमोट कर रहा? खनन मंत्रालय। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है इसमें, जैसे पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और क्या नाम खनन मंत्रालय या फिर परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, 4 ऑप्शन आपको देगा। तो ज़्यादातर ऑप्शन में अगर आपने ये क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा है तो आप कहाँ आंसर दोगे? पर्यटन मंत्रालय को कर दोगे या फिर संस्कृति मंत्रालय को। लेकिन कौन इसको प्रमोट कर रहा है? खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क को मंजूरी दी गई। इसके तहत 5 एकड़ भूमि को मंजूर किया गया और इसके लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट है लम्हेता यूनेस्को द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को द्वारा ये भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक किस माह में मनाया जाता है? आंसर है आपका फरवरी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह यूनाइटेड नेशन बनाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको संयुक्त राष्ट्र मनाता है। हर साल फरवरी के पहले सप्ताह के, कब मनाया जाता है? फरवरी माह में तो मनाया जाता है लेकिन पहले सप्ताह में ही मनाया जाता है। हर साल फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2010 से मनाया जाता है। 2010 में यूएन ने इसको मान्यता दी थी। इसे मनाने की शुरुआत सांस्कृतिक शांति अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक द कॉमन वर्ल्ड पहल के अग्रणी कार्य पर आधारित है। ठीक है जी, ये है जी द कॉमन वर्ल्ड क्या था इसका? पहल के अग्रणी कार्य पर यह आधारित है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका ये कि हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा घोषित रैंप कार्यक्रम का पूरा नाम बताओ। RAMP, रैंप। तो रैंप का पूरा नाम ये है जी, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, मीडियम स्केल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी। तो ये होगा मध्यम एवं छोटे जो उद्योग होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए, उनको एक्सेलरेट करने के लिए, उनको रेज करने के लिए, उठाने के लिए ये कार्यक्रम घोषित किया। और रैंप कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा चलाया गया है। चलिए इसके बारे में अन्य फैक्ट देगा। MSME मैंने आपको लिख दिया। MSME गया छोटे मोटे काम जो छोटे स्तर पर जो स्टार्टअप हमारे चलते हैं उनके लिए है। तो केंद्रीय बजट में ये चीज़ें दी गई है। केंद्रीय बजट में वर्ष 2022-23 की प्रस्तुति के दौरान 6 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से रैंप कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है। यह एक तरह का कोविड रिकवरी है, यानी कोविड के दौरान जो नुकसान हुआ है छोटे एवं स्मॉल उद्योगों को, छोटे एवं मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं उनको जो नुकसान हुआ उसकी रिकवरी करने के लिए ये एक वो दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है, ये मान लो पैकेज दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इस तरह का कोविड रिकवरी प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी एवं लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित MSME की स्थिति में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के सहयोग से MSME की उत्पादकता में वृद्धि होगी और ये प्रतिस्पर्धात्मक जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हाल ही में किस राज्य ने नीट के खिलाफ बिल पास किया है? अब देख लीजिएगा नीट है क्या।
नीट एक एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि मेडिकल जिसमें MBBS में दाखिला होता है, तो वे बच्चे उसको देते हैं। नीट को मेडिकल से संबंधित है। किसने दिया? ये दिया है जी, बिल लेकर आया इसके खिलाफ कि भाई तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु ये इंडिया के अंदर, मैं बता दिया आपको, इंडिया के अंदर क्या है? तमिलनाडु। ये देख लीजिएगा, यानी ये इंडिया का मैप है आपके पास, और इंडिया के मैप में तमिलनाडु ये छोटा सा दिया हुआ है, और इसका बड़ा मैप आपका ये है तमिलनाडु का, ये समझ लीजिएगा। और तमिलनाडु के बारे में अन्य फैक्ट ये है कि चेन्नई सेंट्रल इसका जो है रेलवे स्टेशन है, जो कि बहुत फेमस है, चेन्नई सेंट्रल। और ये मंदिरों के लिए जाना जाता है, मीनाक्षी मंदिर और रथ मंदिर, कई सारे रामेश्वरम मंदिर, तो कई सारे मंदिर यहाँ पर है। मदुरई जो कि मंदिरों के लिए जाना जाता है, ये समझ लीजिएगा। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। और इसके बारे में यह राज्य विधानसभा द्वारा सितंबर 2021 को तमिलनाडु एंटी नीट बिल लेकर आया है। यह राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये कहते हैं कि भाई अगर किसी को मेडिकल से कोई डिग्री लेनी है, MBBS करना है, तो नीट के थ्रू एंट्री होती थी, तो उसको नीट की आवश्यकता नहीं है। यह केंद्र विधेयक केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी छात्रों के लिए नीट की अनिवार्यता के विरोध में पारित किया गया था। ठीक है जी, अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। अब कोई भी जो है वहाँ का, तमिलनाडु का कोई भी छात्र बिना नीट एग्जाम दिए मेडिकल का कोर्स कर सकेगा, ये समझिएगा एक तरह से। नेक्स्ट है इसमें, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ गया, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट प्रश्न, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण के लिए किस वाहक पर परीक्षण किया गया? जो राफेल विमान कहाँ से लिए गए? फ्रांस से लिए गए थे जो, तो उनको क्या था, समुद्र में भी दिया गया है राफेल। तो राफेल को समुद्र में किस वाहक पर, यानी उसको ले जाने वाला जहाँ से वो उड़ान भरेगा पानी के अंदर, पानी पे तो वो चल नहीं पाएगा, तो उसको एक समुद्री जहाज की जरूरत पड़ेगी राफेल को। तो उसके लिए एक जहाज का चयन किया गया है, तो उसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है जी? INS विक्रांत, INS विक्रांत। तो ये आपका INS विक्रांत है, इसको देख लीजिएगा। ये एक जहाज है, बहुत बड़ा जहाज है, बहुत ही MiG-29 श्रेणी का ये है, और इस पे जहाज यानी उड़ान भर सकते हैं। इस पे तोप भी है, साथ में तोप है, जहाज है, दोनों चीज़ इस पर उपलब्ध है। ठीक है ना। तो विमान के समुद्री संस्करण में विमान पोत से राफेल जेट टेक ऑफ की जांच के लिए परीक्षण किया गया। तो INS विक्रांत विमान वाहक पोत कैटापल्ट लॉन्च का उपयोग करता है। तो विमान वाहक पोत से यह परीक्षण बिल्कुल सफल रहा है, इसी पे परीक्षण किया गया, और यहाँ से उड़ान भरी किसने? राफेल ने, विक्रांत से। और ये सब कार्रवाई आपकी हैदराबाद से ही की गई है। चलिए, ये था आज का आपका सेशन, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपकी नॉलेज को इसने इंक्रीज किया होगा। अगर आप इसको पसंद करते हो तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अन्य साथियों के साथ भी इसके बारे में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। और इसी के साथ में सेशन को समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक अन्य जानकारी वर्धक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।